नाज़रीन, गुज़िश्ता जरगे में हमारे साथ मुमताज़ मोटिवेशनल स्पीकर सैयद कासिम अली शाह साहब मेहमान थे और हम कई अहम समाजी मौज़ूआत पे बात कर रहे थे। तो हमारी वो गुफ्तगू अधूरी रह गई थी और हमने कासिम अली शाह साहब से दरख्वास्त की थी कि वो अगले जरगे में भी हमारे साथ रहें। तो वो हमारे साथ हैं और आइए गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करते हैं जहाँ पे हमने गुज़िश्ता जरगे के दौरान छोड़ा था। बच्चों में क्यों तेज़ी के साथ ज़हनी अमराज बढ़ रहे हैं? सर, पेरेंटिंग ठीक नहीं हो रही। आज के वालिदैन सबसे ज़्यादा कसूरवार हैं। वो बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। वो बच्चों को जिम कोच दे देते हैं, वो उनको अपनी ज़ात नहीं देते। वो बच्चों को महंगे होटलों में खाना खिला देते हैं। वो जो माँ के हाथ का बना परांठा था, वो जो चूरी थी, वो जो शफकत थी, वो जो मोहब्बत थी, वो जो अब्बा की जप्फी थी, वो जो माँ का कंधे पे हाथ रखना कि पुत्र मैं तेरे नाल हाँ, मेरी दुआवां तेरे नाल ने, ये इतने कमाल के टॉनिक हैं। नेचुरल जो हीलिंग है ना साफ़ी साहब बताऊं, वो अल्लाह ने माँ बाप को पैदा ही काउंसलर किया हुआ है। माँ बाप पैदाइशी, बच्चा पैदा होता है साथ ही माँ बाप को अल्लाह ताला माहिर नफ्सियात बना देता है। अब अगर वो टाइम ही उनके पास ना हो और वो पूरा दिन अपने कामों में लगे रहें, शाम को थका आ रहा बाप आए फिर मोबाइल पकड़ ले, तो फिर क्या होगा? बच्चे को वो जो चाहिए, एक साथ चाहिए माँ का और बाप का, वो नहीं मिलेगा। अल्टीमेट वो किसी न किसी ज़हनी बीमारी का शिकार हो जाएगा। अच्छा, मर्द और ख़वातीन में ज़्यादा कौन ज़हनी अमराज के शिकार होते हैं? सर देखें, इस वक्त तो ओवरऑल कौम के ही बड़े चैलेंज हैं और पूरी की पूरी जो कौम है वही डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन जो रुझान देखा गया फीमेल्स में ज़्यादा है। उसकी वजह यह है, उनमें हसासियत ज़्यादा होती है। जब भी कोई हसास ज़्यादा होगा तो वो बीमार होने का, उसका ज़हनी बीमार होने का चांस ज़्यादा होता है। दूसरा, औरत के साथ क्योंकि हार्मोनल साइकिल्स जुड़े हुए हैं मुख्तलिफ तरह के, वो बच्चा पैदा करती है, उस दौरान एक पूरा साइकिल है, फिर बच्चा पैदा होने के बाद पोस्टमार्टम आ जाता है, उसमें डिप्रेशन उसको हो जाता है, फिर उस बेबी बलून आ जाता है, फिर उसको डिप्रेशन या इनसोमिया होने का चांस होता है। तो औरत के साथ हार्मोनल साइकिल्स उसके ऐसे जुड़े हुए हैं कि उसकी मूड स्विंग और उसका रवैया जो है वो मर्द से ज़्यादा स्विंग करता है। शाह साहब, एक तो ये बताइए कि 5-7 कौन से ऐसे बेहतरीन इक़दामात हैं कि जिन पर अमल पैरा होने से डिप्रेशन और एंग्जाइटी को कम किया जा सकता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है साफ़ी साहब। मेरा ख्याल है कि जब इधर पहुंच जाएं फिर तो आप डायरेक्ट किसी साइकियाट्रिस्ट या कोच के पास जाएं, लेकिन पहले अपने लाइफस्टाइल में आप 5 चीज़ें मैं कह देता हूं जो ऐड करने वाली हैं। अगर 5 चीज़ें लाइफस्टाइल में आप ऐड करते हैं तो आप बचे रहेंगे। पहली चीज़, नंबर 1, नींद। नींद कुदरती तौर पर शफा है। एक अच्छी जो क्वालिटी की स्लीप है वो एक कुदरत ने उसमें हीलिंग रखी हुई है, क्योंकि नींद से हमारे जो कॉन्शियस में डाटा है वो खुद ही सब कॉन्शियस से होता हुआ हमारे अनकॉन्शियस में चला जाता है। यानी हमारे जो फाइलों का कचरा पूरे दिन का होता है वो अपनी अपनी सिमेट्री में पीछे चला जाता है अगर नींद अच्छी हो। नंबर 2, सनलाइट। मुफ्त है। जो सूरज की रोशनी लेता है, और गर्मी हो सर्दी, हम तो बड़े खुशकिस्मत मुल्क हैं जिस पे सूरज चमकता है। ज़रा सोचिए, पूरा यूरोप जो है वो दुबई उसे आना पड़ता है और साहिली पट्टियों पे आके, गर्म इलाकों में आके सूरज की रोशनी लेनी पड़ती है, इतनी महंगी टिकटें लेके। तो हम तो सिर्फ अपनी खिड़की खोलें तो सूरज की रोशनी नहीं मिलने लग पड़ती है। सूरज की रोशनी आपके बॉडी में ऐसे केमिकल्स पैदा करती है जिससे आपको डिप्रेशन नहीं होता। नंबर 3, आपके रिश्ते। आप जितने सोशल हैं, देखा गया है जो इंट्रोवर्ड हैं और जो तन्हाई को पसंद करते हैं वो डिप्रेशन में जल्दी जाते हैं। सोशली कनेक्ट, शेयरिंग करने वाले, गप लगाने वाले, दोस्तों के साथ उठने बैठने वाले, दोस्तियों को लेकर चलने वाले, ये डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। सो ये बिल्कुल जैसे सियाचिन में एक फौजी दूसरे फौजी के साथ रस्सी से भी बंधा होता है, क्योंकि जब वो एक खाई में गिरता है तो 2 जो रस्सियां वो उसको बचा लेती हैं, आगे वाला पीछे वाला बचा लेता है। हम भी बिल्कुल इसी तरह कभी ना कभी हमने गिरना होता है, तो अगर रस्सियां बंधी हुई हैं, रिश्तों की रस्सियां, तो हम बच सकते हैं। चौथी चीज़ जो है ना, वो मैं समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपका पैशन है। अगर आपने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ढूंढा है जो आपको खुशी देता है तो फिर आप थकेंगे नहीं। काम थकाता है, गालिब कहता है इश्क नहीं थकाता। तो काम से मोहब्बत करने वाला, उसके अंदर खुद ही डोपामिन इतना पैदा होता है, सेरोटोनिन का बैलेंस होता है कि वो एंजॉय करता रहता है। 5वीं और लास्ट चीज़, वो तवक्कुल खुदा है। जिस रब ने आज तक पाला है साफ़ी साहब, वो आगे भी पालेगा। जिसने आज तक बंदोबस्त किए हैं वो आगे भी बंदोबस्त करेगा। और आपकी ज़ात इतनी करीम है कि माँ के पेट में पालती रही है। तब मांगने का शऊर नहीं था, तब ज़ुबान नहीं थी, तब हमारे पास डिक्शनरी नहीं थी, तब हमारे पास कोई डिग्री नहीं थी। वो ज़ात करीम तब भी माँ के पेट में पाल रही थी। इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहमान रहीम आए ही 2 बार है, और रहमान रहीम का जो मादा है वो रेह मीम है, रहम मादर। यानी बिस्मिल्लाह पढ़ के हम याद करते हैं कि वो ज़ात रहम मादर में पाल सकती है, तो इस ज़िंदगी में क्यों ना पालेगी। तो जब आपको कामिल यकीन होता है, और आपके जितने मर्जी सुनने वालों के मसले हैं, मेरी आपसे गुजारिश है
बड़े मसलों का हल सब्र क्यों है? 103 बार अल्लाह कुरान में क्यों कहता है सब्र करो सब्र करो सब्र करो? वो इसलिए कहता है क्योंकि जब आप सुपुर्दगी करते हो, अल्लाह के हवाले करते हो, आपके दुख खुद ही छोटे हो जाते हैं। आपका मसला जितना मर्जी बड़ा है, मसले की आंखों में आंखें डाल लीजिए और ऐसे करके इशारा करके कह दीजिए कि मेरे मसले से बहुत बड़ा मेरा रब है, जिसने मुझे पाला है, जो सदियों से है और सदियों तक रहना है, जो अज़ल से अबद तक का मालिक है। जब मालिक की तरफ आप देखते हैं तो आपको मसले का साइज़ छोटा लगता है और दुख परेशानी वैसे ही वैपोरेट होकर ख़त्म हो जाती है। जितने भी मज़ाहिब हैं उन्होंने इंसान को वो नरमदिली का दर्स दिया है, तो ये इंसान जहरीली और मोज़ी क्यों बन जाते हैं और ऐसे लोगों की क्या ज़हनीत होती है? साफ़ी साहब, मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह वो पुराना जो सादी शराजी का जुमला है कि अगर कोयलों की दुकान में को गया है, ख़रीदे ना ख़रीदे कपड़ों पे कालक लग जाती है, और अतार की दुकान पे गया है, ख़रीदे ना ख़रीदे उससे खुशबू आने लग पड़ती है। हमें अपनी मजलिस का ख्याल रखना चाहिए, महफिल का, दोस्तों का, अपनी कंपनी का ख्याल रखना चाहिए। ये बड़ा शानदार जुमला जो बचपन से हम सुनते आए हैं कि इंसान अपनी दोस्तों से पहचाना जाता है। मैं कहता हूँ नहीं, आधा जुमला ये इंसान अपने दुश्मनों से भी पहचाना जाता है। उसे वो जिन लोगों से अवॉइड कर रहा होता है उससे भी पता लगता है कि वो खुद कितना बड़ा है। तो अगर एक वाकई नफीस इंसान है और कमाल का इंसान है तो वो अवॉइड किन लोगों से कर रहा है? तो बड़ी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जिनसे सिर्फ अवॉइड करना होता है। आपने कुरान पाक का ये जो फ़लसफ़ा है कालू सलामा, ये बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है। इतनी मोटी किताब है गोरे की लिखी हुई कि फूलिश लोगों से कैसे बचना है, और एक आयत कुरान पाक की 1400 साल पहले हमें मिल जाती है कि ज़िंदगी में जब भी आपको जाहल मिल गया, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है कालू सलामा। कि पंजाबी में अगर कहूँ तो भाई मनु जान दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने। तो वो जैसे ही आप अपनी जान छुड़ाते हैं, आपकी एनर्जी भी बचती है, आप टॉक्सिक भी नहीं होते और आप अपने आप को बचा के अपने काबिल और अपनी फैमिली के काबिल हो जाते हैं। अच्छा, टॉक्सिक लोगों की क्या निशानियां हैं जिन्हें देखकर हमें मालूम हो कि ये बंदा हमें नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, जो टॉक्सिक लोग हैं ना साफ़ी साहब, उनका जो आर्ट होता है कि वो पंजाबी में, फिर मैं पंजाबी, मुझे माफ़ी दीजिएगा, पख्तून है, मैं पंजाबी बोलने लग पड़ता हूँ। जी जी, लेकिन मैं क्या करूँ, समझाने के लिए मेरे पास मेरी मदर लैंग्वेज पंजाबी है। ये टॉक्सिक वो लोग होते हैं जो बंदे को बांध के मारते हैं, और इनका ज़िंदगी का एक ही मोटिव होता है, और वो मोटिव होता है ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे। इन्होंने खुद कहीं नहीं जाना होता, ये आपको भी कहीं नहीं जाने देते, ये मुझे भी कहीं नहीं जाने देते। इनका आर्ट होता है, इनको इंगेज करना आता है, ये इरिटेट करते हैं। इनको पता लग जाता है कि साफ़ी साहब को क्या कहें तो साफ़ी साहब माइंड कर जाते हैं। इनको पता लग जाता है कि कासिम अली शाह के ख़िलाफ़ अगर पोस्ट लगाई जाए तो वो बेचारा सेंसिटिव बंदा सोता नहीं है, लिहाजा ये काम शुरू कर देते हैं। अब आगे हमारा आर्ट है कि इससे हमने बचना कैसे। अब टॉक्सिक लोग जो है ना जी, वो आप कह लें उनकी ना फिर आगे एक साम आ जाती हैं, उसमें कई तरह के लोग हैं। उसमें से कुछ लोग जो हैं उनका आर्ट होता है कि वो बेसिकली एनर्जी सक्कर होते हैं। वो मिलते हैं, एनर्जी सक करना शुरू कर, जोंक होती है ना, जोंक जो है वो एनर्जी सक करती है। एक पौधा आपको याद होगा, अब तो लिटरेचर में उसका नाम नहीं मिलता, वो था आकाश बेल। आकाश बेल जो है ना जी, बेसिकली वो पौधा है जो करता क्या है कि चुप करके किसी पहले से मौजूद फलने फूलने वाले पौधे के साथ नथी करता है अपने आप को, और इंजेक्ट करता है अपनी जड़ को उसके अंदर। खुद ये जड़ नहीं रखता, इसकी कोई बुनियाद नहीं होती, ये चुप करके उसकी खुराक को खाना शुरू कर देता है। तो आकाश बेल जो है वो एक अच्छे खासे तानावर दरख्त को सूखा कर देता है, उसको खा। जोंक भी यही करती है, वो खून चूसना शुरू कर देती है। तो इनके अंदर एनर्जी सक करने की, आपकी तवानाई, आपकी सलाहियत को सक करने की इंतहा की सलाहियत पाई जाती है। अब आगे तजर्बा है, आप सीखते हैं कि यार ये एनर्जी सक है तो मैंने इससे बचना है। फिर टॉक्सिक लोगों में एक और किस्म है जी, ये लोग टाइम वेस्टर होते हैं। इन्होंने करना कुछ नहीं होता, ये जस्ट आपके टाइम के दुश्मन होते हैं, ये टाइम ज़ाया कर देते हैं। ये आप शाम को जब सुबह इनको मिलते हैं, शाम को जब उठते हैं इनसे मिलके, तो आपको लगता है कि कुछ चोरी हो चुका है। वो क्या चोरी हुआ, वो टाइम चोरी करके भाग जाते हैं, क्योंकि ये खुद वेले होते हैं, इनके पास बहुत सा वक्त होता है, लिहाजा ये मसरूफ़ लोगों की जान खाते हैं। ये उन्हें फिर ताने मारते हैं, ये आपको कहेंगे साफ़ी साहब आप तो बड़े बंदे बन गए हैं, आप तो टाइम ही नहीं देते। आप देखें ना, मैं स्पेशली पेशावर से आपके लिए मैं आया था, हालांकि ये खुद इस्लामाबाद में किसी काम के लिए आए होंगे, लेकिन ये आपको गिला करेंगे। और अगर आप इनको टाइम दे दें तो ये पूरा दिन आपका खा जाएंगे, वो नहीं देखेंगे कि आप कितने मसरूफ़ इंसान हैं। ये गिला शिकवा शिकायत इस तरह करते रहते हैं। तीसरा टॉक्सिक लोगों की वो किस्म है जो उम्मीद खोर होते हैं। पहले एनर्जी खोर है, दूसरे टाइम खोर है, तीसरे उम्मीद खोर है। उम्मीद खोरे की निशानी होती है, ये आपको ना पुर उम्मीद नहीं देख सकता। ये जैसे ही आप कहेंगे ना इंशाल्लाह मुल्क बेहतर हो जाएगा,
ये कहेगा जी बिल्कुल नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है, कभी हुआ है कोई मुल्क ठीक? इस हालत में आने के बाद कोई ठीक हुआ है? हालांकि मैं आपको बताऊं कि हमारी हालत आज भी इराक से बेहतर है, हमारी हालत आज भी अफगानिस्तान से एक्चुअली बेहतर है, हमारी हालत दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जिनसे बहुत बेहतर है। आज भी हम में जो पोटेंशियल है, ग्रोथ के पोटेंशियल, वो इंतहा के हैं। हमारे चैलेंज बेशुमार हैं, ग्रोथ के पोटेंशियल भी इंतहा के हैं, लेकिन ना उम्मीद इंसान का कमाल ये कि उसे खुश वो लगता है जो खुद ना दूसरा भी ना उम्मीद हो। लिहाजा ये ना उम्मीदी बांटते हैं, ना उम्मीद करते हैं और उम्मीद खोर होते हैं। चौथी टॉक्सिक लोगों की जो किस्म है, ये खुशी खोर होते हैं जी, ये हैप्पीनेस को खा जाते हैं। इनके सामने आप खुशी रखें, आप इन्हें आके बताएं कि जी मैंने नई गाड़ी ली है, S400 मैंने मर्सिडीज़ खरीदी है, ये कहेंगे यार मर ही जाना है तो क्या फ़ायदा इसका। आप इन्हें कहेंगे जब मेरा बच्चा जो है ना उसने टॉप किया है, मेडल ले लिया और उसका हार्वर्ड में एडमिशन हो गया, ये कोई फ़ायदा कोई नहीं है, आखिरकार इंसान ने चले जाना है और ये 4 दिन का मेला है, हार्वर्ड चला जाए बेशक, आखिरकार तो कब्र में ही जाना है। अब इनकी बातों में ना आपकी खुशी छीनने का एलिमेंट होता है। ये जब भी आपको खुश देखेंगे ना, इनको डिप्रेशन हो जाएगा, इनको परेशानी होगी। ये आप देखिएगा शादियों पे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, रिश्तेदार कहीं होते हैं, ये शादियों पे रुस के बैठे होते हैं, जिस खुश इंसान को देखते हैं ना उम्मीद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इनको डर लगता है खुशी को देख के। कैका लगाता है इनको शख्स जो है ना, वो उसे एलर्जी होती है, खुद ये कैका नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक जो मसल्स हैं साफ़ी साहब, वो अगर गूगल भी किया जाए 22 हैं। फेस के टोटल जो मसल्स हैं 22 हैं, और ये 22 मसल अल्लाह ने इस्तेमाल के लिए दिए हैं, इनको इस्तेमाल करना चाहिए। और ये इस्तेमाल तब होते हैं जब हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, यानी सिर्फ मुस्कुराहट होने से 22 के 22 मसल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ये जो खुशी के चोर होते हैं, इन्होंने तय कर लिया होता है, कसम खा ली होती है कि हमने अपने 22 मसल्स इस्तेमाल कोई नहीं करने। और इनको अगर कभी खुशी होती भी है तो किसी के गम पे खुशी होती है। ये बदकिस्मती होती है, बानो कुदसिया का जुमला, कि अगर आपने किसी का किरदार देखना है तो देखिए वो खुश कब हुआ है। अगर किसी के गम पे खुशी हुई है तो इंतहाई बद किरदार इंसान है, और अगर किसी की खुशी पे खुशी हुई है तो वो एक बाकिरदार इंसान है। तो ये मैंने बड़ी बेसिक किस्में आपको टॉक्सिक लोगों की बता दी। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो कासिम अली शाह साहब के साथ गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ हैं सैयद कासिम अली शाह साहब। अच्छा, समाज और कल्चर वो किसी शख्स को टॉक्सिक बनाने में कितना किरदार अदा करता है? सर इसमें देखिए कोई दूसरी राय नहीं है, हम इनकार नहीं कर सकते कि समाज, लोग, माशरा जहाँ पर हम होते हैं उसका बहुत असर हम पे होता है। लेकिन कुदरत ने ना हमें बनाया इंसान, 8.7 मखलूक़ात हैं, 87 लाख मखलूक़ात को एक तरफ रखा और हमें कहा है आप सुपीरियर हो, अशरफुल मखलूक़ात हो। क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे पास एक पावर है, वो पावर है रिस्पॉन्स करने की। हम रिएक्शन नहीं करते जी, रिएक्शन जो है वो एनिमल अप्रोच है। रिएक्शन जो है वो माइंड की रेप्टिलियन मूव है, जो हमारा सदियों से एक एनिमल माइंड था, ये उसकी मूव है रिएक्शन। हमारे पास जो पावर है वो है रिस्पॉन्स करने की। रिस्पॉन्स का मतलब है हमारे साथ कुछ होता है, हम पहले उसको समझते हैं, समझने के बाद तदबीर सोचते हैं अब हमें क्या करना चाहिए, और जो बेहतरीन तदबीर है फिर हम उस पर अमल करते हैं। ये है एक रिस्पॉन्स की एबिलिटी। तो रिस्पॉन्स इंसान को अल्लाह ने ये एजाज़ बख्शा है, ये एक बड़ा एक रुतबा दिया इंसान को बाकी मखलूक़ात से कि वो रिस्पॉन्स कर सकता है। होने वाले सारे हालात, ये जिम रॉन्स का जुमला जो मैं बोलने लगा हूँ, इसको सदी का सबसे बड़ा जुमला कहा जाता है। जिम रॉन्स कहता है कि जिम रॉन क्योंकि साइकोलॉजिस्ट है और सेल्फ हेल्प का बहुत बड़ा गुरु है, दुनिया से वो पर्दा फरमा चुका है, उसका कहना ये है, इस सदी का सबसे बड़ा जुमला, वो कहता है इंसान के साथ जो कुछ होता है उससे उसके मुस्तकबिल का नहीं पता लगता, बल्कि इंसान के साथ जो कुछ होता है, जो उसका रद्देमल वो करता है, जो वो रिस्पॉन्स करता है, उससे पता लगता है आने वाले दिन कैसे होंगे। मैं साफ़ी साहब दोनों जेलों में जाता रहता हूँ। मुझे गवर्नमेंट ने दोनों जेलों का NOV डिक्लेयर किया हुआ है। मैं एक नॉन ऑफिशियल मेंबर हूँ, विज़िट करने के लिए जाता हूँ। वहाँ पर वो लोग जिन्होंने कत्ल किया होता है वो मौजूद होते हैं। उनसे जब मैं पूछता हूँ कि आपने कत्ल क्यों किया, वो वजह बताते हैं कि किसी ने मुझे घुरी डाली, किसी ने गाली निकाली, किसी ने मेरी हमशीरा को छेड़ दिया। मैं कहता हूँ ये तमाम वजूहात जिनकी वजह से इन्होंने कत्ल किया है, ये दरगुजर करने वाली वजूहात भी थी। इसमें से शायद वाकई को 100 में से एक ऐसा बंदा होता है जो कत्ल के बदले में कत्ल कर रहा होता है, उसे इंसाफ नहीं मिलता, वो बेचारा बेबसी के आलम में फिर कत्ल कर देता है। 99 वो लोग होते हैं जो रिस्पॉन्स करना नहीं जानते, और रिस्पॉन्स ना करने की वजह से वो रिएक्शन करते हैं, और जब वो रिएक्शन करते हैं तो वो बंदा मार देते हैं, और उसके बाद फिर उनकी ज़िंदगी भी जो है वो जेल की सुलाखों के पीछे गुजर जाती है। ये जो हालात और वाक़यात हैं, इनको हमेशा तलवार की जो होती है ना, सान होती है जिस पर तलवार तेज़ होती है, वो ऐसे से रगड़ के तलवार तेज़ की जाती है, फिर वो काम में आती है। हालात हमेशा सान का रोल प्ले करते हैं। दुनिया में जो ट्रेजेडीज़ हैं, दुनिया के जो दुख हैं, दुनिया की जो परेशानी है,
ये ना होती तो अजमत पैदा ही ना होती। अजमत जो है वो कोई फीमेल नहीं है, अजमत दरअसल वो है जो दुनिया में लोगों को मिली है, जो अजीम लोगों को मिली है। और ये सारे के सारे मकाम, सारी तरक्की, सारी अजमतें, सारे बड़े बड़े रुतबे, ये दरअसल ट्रेजेडी से बने हैं, ये परेशानियों से बने हैं, ये तकलीफ़ों से बने हैं। किसी को भी प्लेट में रख के कामयाबी नहीं मिली। सो मेरा ख्याल है कि हालात वाक़यात को सान की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ख़ुद को पॉलिश करना चाहिए और साबित करना चाहिए कि हमें वाकई अल्लाह ने 87 लाख मखलूक़ात में से एक मखलूक को सुपीरियर बनाया था। ये जो लोग जहरीले बनते हैं तो ये उनका शऊरी रवैया होता है या गैर शऊरी होता है? साफ़ी साहब, एक बड़ी तादाद लोगों की जो होती है ना, वो शऊरी तौर पे नहीं कर रहे होते, उनको उनके बस में नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसी है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। एक रबर बैंड है, एक रबर बैंड जो है उसको ऐसे करके आप छोड़ें, खींचें, छोड़ें, वापस आ जाएगा, खींचें और छोड़ें, वापस आ जाएगा। लेकिन उसको पकड़ें और काफ़ी देर इधर रखें और छोड़ें, वो वापस नहीं आएगा, वो वापस आना भूल जाएगा। इसी तरह बाज़ हमारे रवैये ऐसे होते हैं जो हम अपनाते हैं तो फिर वापस नहीं आते, हमारा रिवर्स गियर नहीं लगता, तो हम फिक्स हो जाते हैं। हमारे देखने के अंदाज़ बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं, हम वही फ़िक्स कर लेते हैं। हमारे बोलने के अंदाज़ ऐसे होते हैं, फ़िक्स कर लेते हैं। हमारी ज़हनी कैफ़ियत ऐसी होती हैं, वो फ़िक्स हो जाती हैं। तो जो न्यूट्रल करना है ना, वो जैसे पुराने मीटर को एक तार लगती थी, बिजली के मीटर को एक तार लगती थी, वो न्यूट्रल की तार होती थी कि अगर बड़ा झटका आ गया तो वो न्यूट्रल में से गुजरते हुए ज़मीन अर्थ में चला जाएगा। इसी तरह हमारी ज़िंदगी के भी कुछ ना न्यूट्रल्स की तारें होनी चाहिए जिसमें हम अपनी बातों को डंप कर दें। मैं आपको ये भी एक सोल्यूशन बताना चाहूँगा, ज़हनी जो बीमारी है उसका एक बड़ा कामिल इलाज, कामिल नुस्खा, और ये $1 बिलियन नुस्खा है, आजमाया हुआ नुस्खा है। ज़ाती तौर पे मैंने इसको इस्तेमाल करके देखा। ज़िंदगी के जो मुश्किल तरीन अयाम है, साफ़ी साहब आप इसे इस्तेमाल करके देखिए, अल्लाह ना करे कभी कोई मुश्किल आए, लेकिन आप मुश्किल अयाम में इस नुस्खे को कभी इस्तेमाल करके देखिएगा। वो नुस्खा ये है कि आपकी ज़िंदगी के जब टफ़ टाइम होता है तो रात को 2:30 बजे उठना शुरू कर दें और तन्हाई में वुज़ू करके जाए नमाज़ पर बैठना शुरू कर दें और अल्लाह के सामने अपनी बेबसी को बयान करें और उसकी बड़ाई को बयान करें, उसकी हम्द बयान करें और अपने रब को बताएं कि या बारी ताला, मैं बड़ा नाकस हूँ, बड़ा नातवा हूँ और मेरे में 100 कमज़ोरी हैं, तू मेहरबानी फरमा दे। यकीन कीजिएगा तहज्जुद से बड़ा सलूशन कोई नहीं है। ये जो इस तरह के जहरीले लोग हैं तो इनकी इस्लाह की जा सकती है, इस्लाह मुमकिन है उनकी, हमें उसकी कोशिश करनी चाहिए। देखिए साफ़ी साहब, ये इसका ताल्लुक, इनकी इस्लाह का ताल्लुक है फिर अगेन 3 नुक्तों के साथ। पहली बात तो इनके साथ हमारा रिलेशन क्या है। अगर आपका ऐसा रिलेशन है जिसको छोड़ा जा सकता है, जान छुड़ा लें। अगर ऐसा रिलेशन है कि मध्यम किया जा सकता है, वो डिमर होता है ना, वो डिम करते हैं हम पंखे की स्पीड को, आजकल तो लाइट के साथ भी डिमर लगे होते हैं, तो बड़ी डिम सी लाइट कर देते हैं हम, तो रिलेशन को थोड़ा सा वो डिम कर लें आप, कम अज़ कम कर लें। अच्छा, फिर होता है कि नहीं, आप कहते हैं जी नागुज़ीर है, मेरा वालिद है, मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है या मेरा पार्टनर है जिसको मैं छोड़ नहीं सकता, तो फिर मेहरबानी फरमा के उसके साथ ताल्लुक़ ठीक करें। सबसे पहले ऐसा ताल्लुक़ जिसमें बात की जा सके, जिसमें सुना जा सके, जिसमें सुनाया जा सके और नॉन जजमेंटल होकर उसको सुने। और ऐसा उसके साथ एक ताल्लुक़, उसे हमदर्दी चाहिए, उसको मोहब्बत चाहिए, उसको ये ट्रस्ट चाहिए कि आपके साथ वो बात करेगा तो आप उसको नेगेटिव नहीं लेंगे, आप उसको सुनेंगे, आप उसको कहेंगे यार मैं तुम्हारा अपना हूँ। साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, कोच क्या करता है, या मेरा जो प्रोफेशन है वो लिसनिंग का प्रोफेशन है। मैं तो अक्सर साफ़ी साहब, हमें लोग ना जब बताने लगते हैं मेरे दफ्तर में आके, वो कहते हैं सर खुदा के लिए आपने किसी को बताना नहीं, मेरा राज है। मैं उन्हें कहता हूँ कि देखें, वो शख्स अच्छा कोच हो ही नहीं सकता जिसके लिए जो बात है वो सुई की तरह होनी चाहिए और वो समुंदर में फेंक दी। अब सुई को समुंदर में फेंक दे, निकालना, ढूंढना नामुमकिन है, तो उसका सीना जो है उसमें हज़ारों राज दफन होने चाहिए। तो हमें कोई ऐसा शख्स भी ढूंढना चाहिए, अगर वो हमारे पास नहीं आना चाहता तो वो किसी ऐसे के पास चला जाए जो प्रोफेशनल है, जो लिसनिंग स्किल जानता है और हीलिंग को जानता है। अब अगर दूसरी एक और मैं चीज़ बता दूं, अगर हमारा वो कह लीजिए कभी कभी वास्ता पड़ता है तो हमें बर्दाश्त करना चाहिए। फिर कह लीजिए कि अगर राह जाते वास्ता पड़ जाता है, अब क्योंकि ये टॉक्सिक लोग सड़कों पे बड़े आम नज़र आते हैं, दफातर में नज़र आते हैं, अचानक गले पड़ जाते हैं। पिछले दिनों एक मेरे दोस्त अमेरिका से आए थे, वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, तो माल रोड पे खड़े होके वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। तो वो सीन जो था उसके दरमियान में एक शख्स ने आके मोटरसाइकिल खड़ी की, स्टैंड पे लगाई, ऊपर आके बैठ गया। तो उन्होंने जाके उसे कहा कि मेहरबानी यार, मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, छोटा सा एक सीन है। तो उसने आगे से 3 गालियाँ निकाली और उसने कहा मुल्क के हालात देखो, तुम्हें फिल्मों की पड़ी हुई है, मुल्क उजड़ गया हमारा और तुम अमेरिका से आके फिल्में बना रहे हो। उन्होंने हमदर्दी से कहा था यार मैं अमेरिका से आया हूँ और ये सीन मैंने तोप का रिकॉर्ड करना है, ये जो जमजमा की तोप पड़ी हुई है। उसने को मारना शुरू कर दिया जी, लड़ाई होगी शुरू, हाई कोर्ट में इस वक्त केस लगा हुआ है। तो उन्होंने मुझे रब्ता करके कहा कि शाह साहब ये मेरे साथ क्या हुआ। मैं कहा यहाँ पर आपका आर्ट था कि आप ये पहचानते कि ये बंदा वनरेबल है और ये लड़ाई जो है वो बढ़ जानी है,
आपका आर्ट था कि आप इसमें से निकलना आपने कैसे। बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर सिर्फ आपने बच के निकलना होता है, जो वहाँ पर आपने इंगेज नहीं अपने आप को करना होता, वहाँ पर आपने हाथ झाड़ के किसी भी तरह आपने रास्ता लेना होता है, रास्ता दे के रास्ता लेना होता है। तो ये ठीक हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपका रिलेशन कितना अच्छा है, डिपेंड करता है आप कमिटेड कितने हैं, डिपेंड करता है आप अल्लाह से मदद मांगें। बाज़ लोगों जिन पे हमें गुस्सा आ रहा होता है, आज के प्रोग्राम के बाद मेरे समझ आ गई होगी कईयों को कि जिन पे हमें गुस्सा आ रहा होता है उन पे दरअसल रहम आना चाहिए, उनके लिए तो दुआ करनी चाहिए। हम मिसाल लीजिए 16 साल हम चलते रहे किसी के साथ और वो तेज़ नहीं चल सका, और 16 साल हम गालियाँ निकालते रहे, तुम तेज़ नहीं चलते, तुम तेज़ नहीं चलते, तुम्हें शर्म नहीं आती। और 16 साल के बाद अगर अचानक पता लगे कि एक टांग ही नहीं है उसकी, तो क्या होगा? हमें शर्म आना शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जिस तरह टांग नहीं है तो हमें शर्म आती है, इस तरह बाज़ लोगों की कैपेसिटी नहीं होती। बाज़ लाइफ पार्टनर ऐसे होते हैं, कपल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक कैपेसिटी नहीं होती, बेचारे का IQ बड़ा कम होता है, अडेप्टेबिलिटी नहीं होती, मिस मैच होते हैं। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, ऑफिसर हैं बड़े बड़े अच्छे, जिनकी शादी को 20 साल गुजर गए, मिस मैच है। वो कहते हैं कि जनाब मैं तरक्की करके मैंने सिविल सर्विसेज क्लियर की, ओहदे पे पहुंच गया, 22वें ग्रेड पे, 21वें ग्रेड पे, 20वें पहुंच गया, लेकिन मेरा लाइफ पार्टनर मुझे सिर्फ ATM समझता है, इससे बच्चे पैदा हो गए हैं और इससे मंथली पैसे चाहिए होते हैं, मेरा कोई सोल कनेक्शन नहीं है। हमारा जो सोल कनेक्शन है वो सोल्यूशन है ज़हनी तौर पे सेहतमंद रहने के लिए। देखें, इस कायनात का सबसे बड़ा जो बोझ है, जिम्मेदारी है, वो मेरा ख्याल है इंसान की पूरी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे बड़ी जिम्मेदारी नबूवत है। और जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आती है तो आप देखें कि हजूर की ज़ात गिरामी घर की तरफ आते हैं, और आपकी ज़ात गिरामी जो है वो हज़रत खतीजा उम्मत की माँ, उनको आपके कहते हैं चादर ओढ़ दीजिए, मुझे खदशा है मेरी जान ना चली जाए। उस वक्त ढारस बांधने के लिए आपके जुमले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो कहती हैं कि अल्लाह के रसूल आप बन चुके हैं, और आप अब याद रखिए आप गरीबों की मदद करते हैं, आप मस्कीनों के साथ खड़े होते हैं, बोझ वालों का बोझ कम कर देते हैं। वो जो जुमले हैं वो बताते हैं कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा बोझ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो पहाड़ों पे पड़ती वो रेज़ा रेज़ा हो जाते। तो वो हजूर की ज़ात गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके भी ऊपर जब ये इमानत आपके पास आती है, वही नाजिल होती है, तो तब आपका रजू भी लाइफ पार्टनर की तरफ होता है। तो आज हमारे जो सुनने वाले हमारे लाइफ पार्टनर्स हैं, जो हमारी बहनें सुन रही हैं और जो हमारे भाई सुन रहे हैं, खुदा के लिए अपने अपने साथी का अपना बोझ कम कीजिए, उसका दुख कम कीजिए। आपको कुदरत ने हीलिंग सोर्स बनाया, कुदरत ने आपके अंदर ये एबिलिटी रखी है कि आप अगर उसका गम सुन लेंगे, दुख सुन लेंगे, वो दुख कम हो जाएगा। नाज़रीन, सैयद कासिम अली शाह साहब के साथ जरगा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ हैं सैयद कासिम अली शाह साहब। अच्छा शाह साहब, ये हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त क्या पहले से था और सोशल मीडिया ने उसको अंदर से निकाल दिया और सामने ले आया, या कि नहीं सोशल मीडिया बजाते खुद उसको बढ़ावा देने का एक ज़रिया है? असल में सर हुआ ये है कि ये दोनों हैं फैक्टर्स जी साथ साथ, और इन दोनों फैक्टर्स ने ना जी काम ख़राब किया। हुआ ये हमारे साथ कि एक तो सोशल मीडिया उसने कैटलिस्ट का रोल प्ले किया। वो एक ऐसे टाइम में आ गया जब वैसी दुनिया की स्पीड, टेक्नोलॉजी की स्पीड, इंसानों की स्पीड और इंसान का मटेरियलिस्टिक होना बहुत बढ़ चुका है। उस वजह से खबर ही नहीं हुई कि कब ये हुआ वाक़या कि अचानक से शुरू हुआ और उसके बाद तेज़ी के साथ हम ग्रो करते करते आगे निकल गए। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है वो लोगों के साथ भी हुआ है जी। लोग दरअसल बहुत ही मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, खोखलापन है। मेरे पीरो मुर्शिद थे वासिफ अली वासिफ साहब, वो कहते थे जिस शख्स को ख्याल की नेमत अता नहीं ना हुई, अल्लाह ने ख्याल सोचने की सलाहियत नहीं दी, वो अपनी हर चीज़ की तारीफ़ चाहता है। वो अपने घर की भी तारीफ़ चाहता है, गाड़ी की तारीफ़ चाहता है, वो मोबाइल की तारीफ़ चाहता है, वो हर मटेरियलिस्टिक चीज़ की तारीफ़ चाहता है। लेकिन असल में जो इंसान को शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए, ये मैंने वासब के फ़लसफ़े से सीखा है, दो चीज़ों का अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अल्लाह ने दो नेमतें दी हुई हैं, एक महसूस करने वाला दिल दिया हुआ है और दूसरा सोचने समझने वाला दिमाग दिया हुआ है। अगर आप में सोचने समझने की सलाहियत है और साथ ही साथ आप में कह लीजिए ये एबिलिटी है कि आप महसूस कर सकते हैं, तो आपकी बचत हो जाती है। तो इसमें दोनों रोल हैं जी, सोशल मीडिया का भी रोल है और इस वक्त लोग जो हैं उनकी भी चॉइस जो है वो मटेरियलिस्टिक ग्रोथ है। उनकी चॉइस सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, राज़ी रज़ा नहीं है और कबूल करना नहीं है। ये मिजाज और ये रवैया लोगों ने सीखा नहीं है जी। बच्चों का इस वक्त एक बड़ा मसला दरपेश है, क्योंकि बच्चे मोबाइल के बग़ैर गुजारा भी नहीं कर सकते। माँ बाप बच्चों को सुलाती भी मोबाइल के ज़रिए हैं। दूसरी तरफ हम सुनते हैं आप जैसे माहिरीन से कि मोबाइल का जिस तरीके से इस्तेमाल हमारे बच्चे कर रहे हैं ये तरीका ठीक नहीं है, बल्कि इवन शायद ऑस्ट्रेलिया ने
उसके लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर कर ली कि इससे पहले आप उसको नहीं दे सकते, तो इसका क्या किया जाए? अच्छा सर, देखिए मेरा ख्याल ये है कि मेरा ओपिनियन है सर जी कि अगर वालदैन बच्चों को इंगेज करते हैं तो ये बड़ी एक पक्की बात बता रहा हूँ कि फिर मोबाइल की ज़रूरत कम पड़ती है। दरअसल वो जो माँ बाप की कंपनी थी वही सब्स्टिट्यूट था, वही सोल्यूशन था इस मसले के हल का, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है तो बच्चा जो है उसके पास फिर आसान तरीका है कि उसे गाने लगा के गेम लगा के दे दें। अब एक दुनिया में नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दुनिया में ब्रेन डेवलपमेंट की बात हो रही है। बच्चे जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं तब से एक्सरसाइजेज बन गई हैं, उनको ऐसे टूल्स बने हुए हैं, ऐसी किट्स बनी हुई हैं और ऐसे कार्ड्स बने हुए हैं। पाकिस्तान में भी कुछ लोग इस पर काम कर रहे हैं। जो कार्ड्स अगर बच्चों को दिखाए जाएँ, उनके सामने मूव किए जाएँ तो उनका कॉन्सनट्रेशन स्पैन बढ़ जाता है। हम वालदैन का चैलेंज ये है कि हमारे पास क्योंकि वक्त नहीं और हमारी तरजीह में नहीं है तो आसान तरीका मोबाइल दे दें, जान छुड़ा लें, तो बच्चा जो है मोबाइल देखता रहता है, हम अपने काम करते रहते हैं। लेकिन अगर आप वक्त निकाल सकें और बच्चों को वक्त दे सकें तो वो बच्चे जो पैदा होते हैं तो सबसे पहले ब्रेन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ और असाइनमेंट्स उनको करवानी चाहिए ताकि वो ज़्यादा शार्प हों, उनकी एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हों, उनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो। और बड़े बच्चे साफ़ी साहब उनके लिए भी बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं। हम स्पोर्ट्स में उनको बिज़ी कर सकते हैं, हम उनको गार्डनिंग में, किचन गार्डनिंग में लगा सकते हैं, हम उनको रीडिंग, मैं अपने बच्चों को साफ़ी साहब मुख्तलिफ पॉडकास्ट दे देता हूँ सर्च करके और उन्हें कहता हूँ मुझे नोट्स बना के दे दें। हालांकि मैं खुद बड़े अच्छे नोट्स बना लेता हूँ, मेरे पास कंटेंट की बहुत अच्छी टीम है, लेकिन मैं जान के बच्चों को कहता हूँ और इनाम रख देता हूँ कि अगर ये तुमने अच्छा कंटेंट लिख के दिया मुझे तो मैं 500 इनाम दूंगा। और वो इस चक्कर में कंटेंट लिखते लिखते वो बड़ा कुछ सीख भी जाते हैं। तो जो बड़ा हो गया उसको तो समझ आ गया, वो कहता है पापा मुझे आदत में पड़ गई है आपकी वजह से कि मैं कुछ ना कुछ डेली अच्छा सुनता हूँ। जो छोटे हैं वो, उनको खबर नहीं है कि मेरी दी हुई असाइनमेंट के पीछे को मेरा मोटिव होता है और वो मोटिव अक्सर सीखना, पर्सनल डेवलपमेंट, पॉजिटिविटी और कोई खैर का जज्बा होता है। शाह साहब, ये एक इस वक्त हम थोड़ी सी सियासी बात भी कर लें कि सियासी तौर पर हम अगर देख लें तो पोलराइजेशन के शिकार हैं। अब ज़ाहिर है हमारे बच्चे बड़ों को फॉलो करते हैं और बड़े हमारे सियासी लीडरों को फॉलो करते हैं, तो सियासत में जो पोलराइजेशन है उसकी आपको क्या वजह नज़र आती है और उसको कैसे कम किया जा सकता है? साफ़ी साहब, सियासत ने ही काम ख़राब कर दिया हमारा। अगर सच बताऊँ आपको, होता ही है कि एक मैं जुमला आपको सुनाना चाहूँगा। ये जुमला तो हमारे हमसाया मुल्क के लीडर का है, लेकिन ये जुमला बड़ा ही ताकतवर है। और ये जुमला दरअसल मैंने किसी एक डॉक्यूमेंट्री मूवी में देखा था। ये जुमला आप इजाज़त दें तो मैं उसको सुना देता हूँ। जी जी ज़रूर। ये जुमला दरअसल ये जुमला ये था कि जो फॉलोअर हैं वो 99% अपने लीडर की कॉपी होते हैं। ये गांधी साहब का जुमला है जी। 99% उन्होंने क्या, फॉलोअर अपने लीडर की कॉपी होता है। यही वजह सरकार दो आलम सल्लम की ज़ात गिरामी थी। जो उनके उम्मती थे वो सहाबी थे, पहले जो उम्मती थे वो सहाबी थे और उनको नजूम, सितारे की तरह कहा गया और उनको अशरा मुबशरा और अल्लाह की रहमतें उन पर नाजिल होती हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम कहते हैं। अब आज का चैलेंज ये है कि हमारे पास जो लीडर्स हैं वो उन पे बड़े, हम माफ़ी के साथ, कल्ट किस्म की फॉलोइंग है और उन पे एतराज़, इख्तलाफ करने का मतलब है आपकी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। देखिए जी, इख्तलाफ तो मेरे वालिद से हो सकता है, फ़िक्री इख्तलाफ जो है वो मुझे करने का भरपूर हक़ है, लेकिन अगर हम कहें कि हमने ब्लाइंडली फॉलो करना है और उनकी गलतियों, उनकी कमज़ोरियों, उनकी कोताहियों को भी हमने सवाब समझ के बयान करना है कि वो भी बिल्कुल ठीक है, तो फिर क्या होगा? जो हालत हमारी हो गई है वो यकीन करें शर्म से डूब पड़ने का मकाम है कि जो सीखने वाली चीज़ें हम सीख नहीं रहे। दुनिया कहाँ पहुँच रही है, AI की बातें हो रही हैं। 12 करोड़ हमारी यूथ है, डायरेक्शनलेस है, मज़ाइल गाइडेड है, यूथ अनगाइडेड है हमारी। और हमने पहुँचना कहाँ है? हमारे पास 20 साल का, 30 साल का प्लान ही नहीं है। दुनिया जो है वो 2030 का प्लान गल्फ करके बैठा हुआ है। दुनिया में मैं मोरक्को चंद दिन पहले गया, वहाँ कभी होना है अभी फुटबॉल, उसकी पहले से तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। कतर में हो चुका है फुटबॉल का मैच, वहाँ उसके असरात पाए जाते हैं। हम कहाँ खड़े हैं? हमें सोचना चाहिए कि हम एज अ नेशन, और हमारे लीडर्स को सोचना चाहिए कि ये इक़्तिदार के पीछे इस कदर यकीन करें, ये मतलब क्रेज़ी हो जाते हैं कि इनके लिए ना नेशन अहम रहती है, ना पाकिस्तान अहम रहता है, ना पाकिस्तान की इकॉनमी अहम रहती है। ये कहते हैं हम हैं तो सब कुछ है, अगर हम नहीं है तो सबको फना कर देना चाहिए। हम देखते हैं अक्सर चीज़ों का कि कुछ अरसे तो उसका गलगला होता है, लेकिन चंद सालों के बाद वो इर्रेलेवेंट हो जाता है। तो इस वक्त जो सोशल मीडिया का जिस तरीके से किसी ज़माने में
हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स थे, इनका यही हाल था। तो आपको लगता है कि ये मज़ीद छाएगा सोशल मीडिया, या कि वक्त के साथ साथ गैर मौसर हो जाएगा? गैर मौसर हो जाएगा जी, इसके ट्रेंड्स बदल जाएंगे, क्योंकि इसकी नेचुरल लाइफ भी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस तरह अगर कोई टॉप ट्रेंड टॉपिक होता है तो आप खुद, क्योंकि सर मीडिया के एक्सपर्ट हैं, मीडिया पे मौजूद है, हम तो आपको फॉलो करते हैं, उसकी चंद दिन की लाइफ होती है। शेल्फ लाइफ किसी वाक़े की चंद दिन की होती है, वो कोई ट्रेजेडी हो, कोई अच्छी खबर, बुरी खबर, चंद दिन। इसी तरह जो नेशन होती है ना सर, इसकी क्योंकि डेज़ पे नहीं होती इसकी लाइफ ना सर, ये सालों पे और दहाइयों पे मुश्तमिल होती है। तो हमने जो कुछ किया उसको बनाने के लिए, इस खराबी के लिए हमने 10-15 साल लगाए हुए हैं, आप जानते हैं, और इस पे मिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हुए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। मेरा ये ख्याल है कि अगर अब भी हम सीख जाएँ, और हम सीखने से मुराद ये है हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी सीखे, हमारी सियासी जमातें भी सीखें, हमारी कौम भी सीखे, हमारी यूथ भी सीखे, हमारा मीडिया भी सीखे। अगर अब भी हम सीख जाते हैं तो इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं है, अगले चंद सालों में हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हमारी सियासत में जो तलखी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। उसका क्या तरीका हो सकता है, और किस तरीके से हम इसमें से मौजूद तलखी को कम कर सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है ये सियासत में तलखी की वजह ही ये है, कम्युनिकेशन गैप है। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4-5 करोड़ लोग मारे गए, उसके बाद सुलह हो सकती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर 5 करोड़ लोग वो जो हैं वो मारे गए, उसके बाद टेबल टॉक हुई, और इस वक्त आपका वेस्टर्न यूनियन बन चुकी है। आपके जो मुल्क हैं जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे वो दोस्त बन चुके हैं। तो भाई हमारा मसला जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और एक जमात का मसला उससे बड़ा नहीं है। उस मसले को हल किया जा सकता है, और उसमें मेरा ख्याल है दो तरफा एफर्ट होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, और दोनों तरफ से जो है वो मेरा ख्याल है कि ये जो एक खिड़की खुली रखना है ना, मेरे बुजुर्ग कहा करते थे कि खिड़की खुली रहने से कम ना ताजगी रहती है। तो आप सारी खिड़कियाँ बंद ना करें, इसमें कोई ना कोई दरमियान का रास्ता ज़रूर ढूंढें, क्योंकि कौम का मसला है, 25 करोड़ हमारी ये आवाम है, और लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं, लोग कुछ सोल्यूशन चाहते हैं, लोग को बेहतरी चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक ट्रस्ट विन करके कम्युनिकेशन अगर बहाल की जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। पहले आप बच्चों के लिए या यूथ के लिए 2-3 ऐसी किताबें सजेस्ट करें जो इस वक्त उनकी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी। देखें, इस वक्त साफ़ी साहब जो स्टीफन कुए है ना, उसकी फैमिली ने बड़ा काम किया जी। आपके पिछले प्रोग्राम्स में स्टीफन कुए की 7 हैबिट मेंशन कर चुका हूँ। आज मैं बताना चाहूँगा जो टीनेज के लिए है उसकी किताब, और उस पर कार्ड्स मटीरियल। मैं पिछले दिनों यूके में था, स्कॉटलैंड में पढ़ाने जाता हूँ, वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाता हूँ, तो स्पेशली मैं वहाँ से स्टीफन कुए के टीनेज बच्चों के लिए कार्ड्स लेकर आया, और वो कार्ड जो थे वो डेली वो सामने रख लेते हैं और कुछ ना कुछ खैर की चीज़ें पढ़ते रहते हैं। दूसरा मेरा एक मशवरा है यंगस्टर्स को, सीरत ज़रूर पढ़ें। जब आप सीरत पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा अल्टीमेट जो हीरो है वो बहुत बड़ा इंसान है। वो अपने किरदार, अपने अखलाक, अपनी कह लीजिए जो शाइस्तगी, अपनी नफासत, और अपने जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करम पे ख़त्म है। आपने किसी बुरी चीज़ को भी बुरे कहने के अंदाज़ को बड़ा बेहतरीन अंदाज में कहा है, तो ये आपको फिर पता लगेगा असल हीरो कौन है। जब असल हीरो को पता लगता है तो ये सारे फिर दुनिया के जो हीरो हैं जिनको आप फॉलो करें वो बोने लगने लग पड़ते हैं, आपको छोटे छोटे लगते हैं। तीसरी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो मॉडर्न किताबें, जदीद फ़लसफ़े आ रहे हैं दुनिया में इस वक्त, बात जो है वो की जा रही है कि दुनिया जो है वो आने वाले वक्तों में कैसी होगी। नेक्सस बुक आई है युवल नोआ हरारी की, उसको ज़रूर पढ़िए। यंगस्टर्स को ये 3 किताबें मैंने रिकमेंड कर दी हैं जी। अच्छा, और पेरेंट्स के लिए ज़्यादा मुफीद कौन से हैं? देखिए जी, पेरेंट्स मैं कहता हूँ किताब ही पढ़ लें तो बड़ी बात है। प्रॉब्लम ये है साहबी साहब, ये बर्गर महंगे महंगे खाते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, आईफोन 16 लेते हैं, किताबें को नहीं पढ़ते। ये मेरा दुख है जी। हमारे अफसर किताबें नहीं पढ़ते। मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ, एमसी पढ़ाने जाता हूँ, और अक्सर कोई प्रमोशनल ट्रेनिंग पढ़ाने जाता हूँ। 80% हमारे ऑफिसर सामने बैठे होते, किताब नहीं पढ़ते, वो नई बात नहीं कर सकते, सतही इल्म होता है, जॉब में इतने बिजी होते हैं, किताब जो है वो उस तरफ आते नहीं है। तो किताब तो मेरा ख्याल है कि आपके जो रुझान है, आप लीडरशिप पढ़ना चाहते हैं, जॉन सी मैक्सवेल को पढ़ के देख लीजिए। आप वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा करना चाहते हैं तो आप मेहरबानी फरमा के 4 और वर्क्स अ वीक, वन ऑफ द फंटास्टिक बुक, ये पढ़ना शुरू कर दी। आप एक्सीलेंस हासिल करना चाहते हैं, मॉडर्न किताब है आउटलायर मैल्कम ग्लैडवेल की, वो पढ़ना शुरू कर। टिपिंग पॉइंट भी उसी की है, वो पढ़ना शुरू कर दें। आप पढ़ना चाहते हैं कि जो कामयाब होते हैं उसके पीछे रीज़न क्या होती है,
आप स्टार्ट विद वाई साइमन सिनिक की पढ़ना शुरू कर दें। तो किताब जो है ना वो तो तकिए और सराहने के साथ होनी चाहिए। मुझे इस दिन बड़ा अच्छा लगा, एक हमारे सियासतदान है, मैं नाम नहीं उनका लूँगा, उनसे किसी ने पूछा जी आप किताबें पढ़ते हैं? उन्होंने कहा जी मैं किताबें सुनता हूँ। तो ये जो जदीद दौर आ गया इसमें पॉडकास्ट ऑडियो सुनना बड़ा आसान हो गया। तो किताबें सुननी भी चाहिए, किताबें पढ़नी भी चाहिए, असल में सीखना चाहिए, सीखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए जी। सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ये जो किताब बीनी से हम दूर हो गए हैं, एक तो ये कि इसकी वजह क्या है, और दूसरा ये कि बस ये हम खुदा न खास्ता हमेशा के लिए किताब से दूर हो गए। मुस्तकबिल में कभी ये दौर आएगा माजी की तरह कि हम दोबारा किताब से जुड़ जाएं या कि नहीं? साफ़ी साहब रुझान बदलते रहते हैं। दरअसल हमारे बड़े किताबें नहीं ना पढ़ते थी। जब आपका क्लास का टीचर जो है वो खुलासा नोट्स रट्टे की बात करता है, वो किताब नहीं पढ़ता, बच्चा उसको फॉलो कर रहा है, वो किताब क्यों पढ़ेगा? हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने आज से 4 साल पहले कोविड के दिनों में एक किताब का तब उन्होंने कहा ये पढ़ें जी, किताब बड़ी कमाल है। उस किताब का नाम था 40 रूल्स ऑफ लव, एलिफ शफक की। सर पाकिस्तान में किताब शॉर्ट हो गई थी क्योंकि लोग उनको फॉलो करते थे। तो जब आपके लीडर्स किताबें पढ़ेंगे और जब आपके बड़े किताबें पढ़ेंगे और वो रिकमेंड करेंगे, ये वालिद को भी किताब पढ़नी चाहिए, बच्चों को बताए, टीचर को किताब पढ़नी चाहिए, स्टूडेंट्स को बताए। सियासी जमातें अगर तमाम फ़र्ज़ करें नून लीग, पीटीआई और तमाम सियासी जमातें कह दें कि हमारे जो फॉलोअर हैं उनको 5-5 किताबें पढ़नी चाहिए, इनकलाब आ जाएगा। तो वो सिर्फ नारे ना लगवाएं, एहतजाज ना करें, ब्लॉक ना करें रोडें, बल्कि वो कहें यार तहरीक बना दें कि यार हमने कौम को आगे लेके जाना है। और ज़्यादा जो पढ़ी लिखी जमात होगी, और ज़्यादा पढ़ी लिखी जमात डिग्रियों वाली जमात नहीं होती, वो जमात है जो शऊर हासिल करती है। और शऊर को भी फिर डिफ़ाइन किया जाता है। ये शऊर जो है वो बदतमीज़ी नहीं होता, शऊर ज़र्फ़ होता है। शऊर जो है वो आपको एक कह लीजिए बर्दाश्त देता है। शऊर जो है वो आपको दरगुजर सिखाता है। शऊर जो है वो आपको बताता है कि सबको साथ लेके चलना है। मुझे पता है कि आप इख्तिताम की तरफ जाने लगे हैं, तो मैं आखिरी जुमला भी मेरे पीरो मुर्शिद वासिफ साहब का मैं कोट करना चाहूँगा। वो फरमाया करते थे कि सब सलामत तो हम सलामत। आपने ये दुआ मांगनी है कि ये सारे अगर सलामत हैं। देखिए ऐसा नहीं हुआ कि ये जो हमारी इदारे हैं, फ़ौज है, वो बाहर से आ गई है। ऐसा नहीं हुआ कि एक जमात जो है वो बाहर से नाजिल हुई है। ये सारे मिला के अगर देखें ये पाकिस्तान है, ये सारे अपने। एक माँ का जब बच्चा बिगड़ जाता है तो माँ ये नहीं कहती मेरा बच्चा नहीं है, उसको भी सीने से लगाती है और मोहब्बत से साथ मिला के चलाती है। तो स्टेट को लाजमी चाहिए कि सबको साथ लेके चलें। ये अगर बिगड़ गए हैं, ख़राब हो गए हैं, नहीं पसंद आपको, ये हैं इसी मुल्क के लोग, ये इसी मुल्क के लीडर्स हैं और इसी मुल्क में ये हैं मौजूद हैं, यही ऑप्शंस हैं हमारे पास। इन्हीं को पॉलिश करना चाहिए, इन्हीं को बेहतर बनाना चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए। सैयद कासिम अली शाह साहब, हमें वक्त देने और हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने अली शाह साहब की बातें सुनी। बाज़ लोगों को उनकी शख्सियत से या उनकी बाज़ बातों से इख्तलाफ भी होगा, लेकिन वो जो कहते हैं कि ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कह रहा है, बल्कि ये देखना चाहिए कि क्या कह रहा है। अगर क्या कह रहा है कि बुनियाद पे हमने उनकी गुफ्तगू को सुना, तो यकीनन इसमें हमारे सीखने के लिए और हमारे रहनुमाई के लिए बहुत कुछ है। मैं मशकूर हूँ जनाब सैयद कासिम अली शाह साहब का, और आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि प्रोग्राम से मुतालिक अपनी राय से आप हमें आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।